स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल, पहले भी नाम सुना होगा, हालांकि वजह ज्यादातर विवाद ही रही, तो एक बार फिर से विवादों के चलते देशराज कर्णवाल चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल एक कथित ऑडियो इस दौरान सामने आया है जिसमें विधायक एक शुगर मिल के मैनेजर को फोन पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकाते सुनाई दे रहे हैं। विधायक इस बात से नाराज है कि शुगर मिल का ये मैनेजर उनका नाम नहीं जानता। जी हाँ भाई, विधायक का नाम नहीं जानते तो ये कितना बड़ा अपराध हो गया। न्यूज 18 ने जब इस संबंध में विधायक देशराज कर्णवाल से फोन पर संपर्क किया तो बातचीत से बचने के लिए दोनों बार अपना फोन अपने पीएस को पकड़ा दिया। तो देशराज कर्णवाल पहले भी एक ऑडियो की वजह से विवादों में रहे, तब बाकायदा पार्टी नोटिस का सामना उन्हें करना पड़ा था। और इसके अलावा खैर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और इनकी तो आपस में चलती ही रहती है, वो तो खबरें आती ही रही थी। और फिलहाल एक नया जो मामला है वो है शुगर मिल के मैनेजर को फोन पर धमकाने का, अपशब्दों के इस्तेमाल का, और वजह भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो शुगर मिल के मैनेजर हैं वो विधायक का नाम नहीं जानते थे, बस यही बात विधायक को दिल पर लग गई और उसके बाद उन्होंने फोन पर काफी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। तो झबरेड़ा से बीजेपी के विधायक हैं और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, कोई पहला अवसर नहीं है जब इस तरह के शब्द, इस तरह के विवाद देशराज कर्णवाल से जुड़े हों। इससे पहले भी ऑडियो सामने आया था और इसके अलावा कुंवर प्रणव चैंपियन और देशराज कर्णवाल जो आपस में लगातार इन दोनों का मनमुटाव है या सीधे सीधे जो लड़ाई है उसमें भी हमने देखा, तो उसकी वजह से भी चर्चा में रहे। और फिलहाल अब एक शुगर मिल के मैनेजर को धमकाया है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, बदतमीजी की है, गाली दी है फोन पर। और एक तथाकथित वीडियो ऑडियो सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल का है, जिसमें वो नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल शुगर मिल का मैनेजर उनका नाम नहीं जानता था और इसके बाद उसे विधायक जी की मुख से ये शब्द सुनने पड़े। तो कर्णवाल को फोन पर मैनेजर को गाली देने का आरोप लगा है और बीजेपी के विधायक ऐसा नहीं कि विवादों से पहली बार जुड़े हैं, कई मर्तबा ऐसा ही हुआ और एक बार तो बाकायदा पार्टी ने नोटिस भी थमा दिया। लेकिन लगता नहीं कि इनकी आदतें बदल रही हैं या फिर ये बदलने को तैयार हैं, क्योंकि एक जो ताजा ऑडियो सामने आ रहा है तो उसमें यही आरोप है कि ये आवाज देशराज कर्णवाल की है। हेलो हेलो, हाँ जी कभी मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे गुप्ता जी? है जी, मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे? नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हो? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कर्णवाल बोल रहा। बताओ क्या बात? 20 बार मैंने बता दिया, वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता नहीं बोल रहा है? तू हम लक्ष्मी शुगर मिल वाला? हाँ बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता, तू क्षेत्रीय विधायक को मैं यहाँ का, तू नहीं जानता मुझे? नहीं, मैं तो नहीं जानता। जाने का मैं आ रहा हूँ, इश्यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वाकई में ऑडियो की जांच होनी चाहिए। अगर ये तरीका, ये तेवर एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि के हैं तो कितनी शर्म की बात है भाई। नहीं पहचाना, जरूरी तो नहीं कि हर कोई हर किसी का परिचय हो, तो इसमें इतना आग बबूला होने की क्या जरूरत थी? धमका रहे हैं बाकायदा, तो जो कुछ कहा उन्हें इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल देशराज कर्णवाल ने किया है, तो ये जो ऑडियो सामने आया है जिसमें देशराज कर्णवाल की आवाज इसको बताया जा रहा है, तो इसमें आपने देखा कि जो शुगर मिल के मैनेजर है उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने पहचाना नहीं। और एक बात हमने देखी तो उन्होंने किसी तरह की बदतमीजी नहीं की, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता। तो विधायक को लगा कि भाई चलो अपना नाम बता दूं तब तो शायद पहचान जाए। जब नाम बताने पर भी नहीं पहचाना शुगर मिल के मैनेजर ने, तो फिर विधायक का गुस्सा पहुंच गया 7वें आसमान पर और पिता का नाम लेते हुए, देख लेने की धमकी देते हुए बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग किया जो हम आपको नहीं सुना रहे हैं और लिखित में भी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि शब्द ऐसे नहीं है कि उसको दिखाए जा सके। लेकिन अगर वाकई में ये ऑडियो देशराज कर्णवाल का है तो गंभीरता से इसको पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से इस तरह का व्यवहार, इस तरह के तेवर कतई स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। और उस पर भी महज इतना कसूर कि आपके इलाके का कोई शख्स, कोई व्यक्ति आपका नाम नहीं जानता। जरा सुनिए एक बार फिर से जो ऑडियो सामने आया है जिसे देशराज कर्णवाल का बताया जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी कभी मेरा नंबर नहीं का तुम्हारे पे गुप्ता जी? है जी,
मेरा नंबर नहीं क्या तुम्हारे पे? नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हो क्यों सर? नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कनवाल बोल रहा। बताओ 20 क्या बार बात। से बताता, 20 बार मैंने बता दिया। वही आओ क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता नहीं बोल रहा है तू? हाँ, लक्ष्मी शुगर मिल वाला हाँ, बोल रहा हूँ। है। बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता तू? क्षेत्रीय विधायक हूँ मैं यहाँ का, तू नहीं जानता मुझे? नहीं, मैं तो नहीं जानता। जाने का, मैं आ रहा हूँ इश्यू। तो इस भाषा को याद करिए और उस दृश्य को याद करिए जब नेता हाथ जोड़कर आपके पास वोट मांगने आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, और बहुत बड़ी खबर है, सियासत से जुड़ी वाकई में बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं हरीश रावत के बड़े सियासी बयान से जुड़ी हुई खबर है। सोशल मीडिया में कांग्रेस महासचिव ने पोस्ट लिखी तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके और कांग्रेस आलाकमान से मांग कर रहे हैं कि 2022 के लिए कांग्रेस अपना सेनापति घोषित करे। तो 22 के लिए कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जिससे पार्टी को जीत मिल सके। पार्टी जिसे चेहरा घोषित करेगी मैं उसके साथ रहूंगा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली उसमें उन्होंने लिखा है कि तेरा मेरा के चक्कर में पार्टी को नुकसान हो रहा है, यानी कि ये सभी जानते हैं और हरीश रावत भी स्वीकार रहे हैं कि भाई गुटबाजी बहुत है। तो लेकिन हैरानी की बात है कि अभी अभी जब आपके प्रदेश प्रभारी दौरा करके गए, दोनों मंडलों की अलग अलग बैठकें ली, तब जाकर ये मांग क्यों नहीं रखी, क्यों गढ़वाल मंडल की जब बैठक थी वहां नहीं पहुंचे। तो बहरहाल इन सबके बीच इससे जुड़े एक बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ा सियासी बयान दिया है हरीश रावत ने, जिसमें मांग की है कि पार्टी अपना चेहरा घोषित करे 22 के लिए। तो इससे ही जुड़ी बड़ी खबर है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी के विवेक पर कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सोनिया राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं देवेंद्र यादव, और देवेंद्र यादव ने जो भी शब्द कहे वो आखिरी शब्द है। तो अब समझिए आप क्या कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है। और अमूमन होता है जब भी पार्टी को दिखाना होता है कि वो एकजुट है, मिलकर लड़ेगी, तो कोई ना कोई उसके अंदर का कलह सामने आ ही जाता है। तो अब पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रतिनिधि देवेंद्र यादव हैं, यानी कि जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने जो भी शब्द कहे वो आखिरी शब्द है, यानी कि पार्टी अपना चेहरा घोषित करने नहीं जा रही है। जो है सत्यता यह है कि देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूं, और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं। और मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे, और मैं कोई भी व्यक्ति हो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। और किसी और विषय पर और किसी विषय एक सवाल ये है कि क्या देरी का कोई नुकसान हो सकता है? मैंने कहा और किसी विषय पर जो है सर कोई इसमें, बात। सर इसमें एक बात आपने और कही कि कार्यकर्ताओं में गुटबाजी बढ़ रही है, इसलिए आपको सेनापति की घोषणा करनी चाहिए। ये जो कथन है, हाँ, हम बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं मैं देखता हूँ, लोग जिनकी निष्ठाएं, जिन्होंने केवल कांग्रेस देखी, आज वो भी जो हैं किसी न किसी तरीके से अलग कर दिए गए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस प्रदेश की आम जनता इस समय प्रदेश में हरीश रावत जी को चाह रही है। इसलिए मेरा इसमें ये कहना है कि चेहरा भी माननीय हरीश रावत जी का घोषित किया जाए, ताकि इस प्रदेश में चुनाव आसान हो। किसी को शक शुबा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो तय कर देगा, XYZ जिसको भी करेगा, एनीबडी, तो उसमें हम लोगों को भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ सारी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय एकजुट होकर के पार्टी के नेतृत्व में राज्य में वापस कांग्रेस को लाने की इच्छा रखते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, का होगा, खा होगा, गा होगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जो कह रहे हैं कि देवेंद्र, इसलिए जो ये द्वंद्व है, ये कांग्रेस का अंदरूनी द्वंद्व है।
मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, जितना आदरणीय हरीश रावत जी को मैं जानता हूं, कि उनका यह बयान भी किसी विपक्षी को लेकर के नहीं है। उनका यह बयान भी कांग्रेस के उन लोगों के लिए हैं जो मौका पड़ते ही हरीश रावत जी को गरियाने का काम करते हैं। एक नए आप यहां पर बयान सुनेंगे, क्योंकि कुंजवाल तो कह ही रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हरीश रावत को चेहरा बना देते। इन सबके बीच बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां महेश नेगी यौन शोषण मामले में महेश नेगी ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो कोर्ट ने डीएनए सैंपल देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई है, तो बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है जब इस मामले में सुनवाई होगी। तो अगर हम बात करें बीजेपी विधायक की, तो उन पर आरोप है कि एक महिला का शोषण किया और महिला दावा कर रही है कि उनकी जो बेटी है, जो बच्ची है, उसके पिता महेश नेगी हैं। तो इस मामले में निचली अदालत ने आदेश दिए हैं कि महेश नेगी का डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि स्थिति साफ हो। लेकिन महेश नेगी निचली अदालत के इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट चले गए हैं और अब 2 बजे इस मामले में सुनवाई है। और आज जो डीएनए सैंपल देना था उसके लिए देहरादून कोर्ट नहीं पहुंचे महेश नेगी। देहरादून कोर्ट ने 18 दिसंबर को महेश नेगी मामले में आदेश दिया था, जिसमें 24 दिसंबर को महेश नेगी को कोर्ट में डीएनए सैंपल देना था, लेकिन स्वास्थ्य कारण उन्होंने बता दिए और कोर्ट में नहीं पहुंचे। लेकिन आज महेश नेगी के वकील राजेंद्र भट्ट द्वारा अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखते हुए कहा गया कि मामले की अपील उनके द्वारा हाईकोर्ट में की गई है, जिसको देखते हुए कोर्ट से अपील की तारीख मांगी गई है। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि लगातार विधायक डीएनए सैंपल देने से बच रहे हैं और कोर्ट के सामने, यानी कि जो निचली अदालत है उसके सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो बहरहाल अब हाईकोर्ट क्या कहता है इस मामले में, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि 2 बजे यानी कि अब से लगभग 20 मिनट बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। और अब बात करेंगे बर्ड फ्लू की। राज्य में कौवों के साथ साथ कबूतर, चमगादड़ और अन्य पक्षियों के भी मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। देहरादून के भंडारी बाग की अगर बात करें तो कल 200 से ज्यादा कौवे मरे थे और आज भी ये सिलसिला जारी है। और शहर के अलग अलग हिस्सों से भी लगातार वन विभाग, पुलिस विभाग को कौवों के मरने की जानकारी मिल रही है। जीएमएस रोड स्थित साधु राम इंटर कॉलेज के कैंपस में चमगादड़, कबूतर और कौवे मरे हुए मिले हैं, तो लोग डरे हुए। फिलहाल अब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है उस रिपोर्ट का जो भोपाल से आनी है, और उसके बाद ही ये पुष्ट होगा कि क्या राज्य में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। हालांकि लोग डर गए हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये दस्तक दे चुका है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में पक्षी मर रहे हैं। देहरादून की बात करें, ऋषिकेश एम्स के परिसर की बात करें, कोटद्वार की बात करें, तो कई जगह से ऐसी लगातार सूचनाएं प्रशासन को मिल रही हैं। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की आशंका लगातार गहराती जा रही है। अब इंतजार किया जा रहा है भोपाल स्थित लैब की रिपोर्ट का कि उत्तराखंड में जो लगातार पक्षी मर रहे हैं वो बर्ड फ्लू ही है या फिर अन्य कोई कारण। इस बीच सेंट्रल जू अथॉरिटी से लेकर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा मॉनिटरिंग और भी तेज़ कर दी गई है। सभी जू को एक अलर्ट जारी किया गया है कि अब डे टू डे लगातार जो बर्ड्स जू में हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए। इसके अपडेट से सेंट्रल जू अथॉरिटी को भी अवगत कराया जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। और इन सब खबरों के बीच आज बड़ा ही अच्छा दिन, ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड के लिए, खासतौर पर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए। तो रेल इतिहास में पहाड़ पर आज रेल के चलने का सपना साकार हुआ है। तो पहली ट्रेन चली ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन के पहले स्टेशन पर। योग नगरी ऋषिकेश में जम्मू तवी एक्सप्रेस जैसे ही पहुंची वैसे ही सालों का इंतजार खत्म हुआ। तो अब क्योंकि महाकुंभ भी आने वाला है तो इसके लिए 4 ट्रेनें अब यहां से चलाई जाएंगी। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल खुद पहुंचे यात्रियों का स्वागत करने के लिए, जब पहली ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस सुबह 10:30 बजे 10:25 पर ऋषिकेश के योग नगरी स्टेशन में पहुंची। तो ऋषिकेश में जो भी यात्री पहुंचे थे सबका विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया, लोको पायलट का स्वागत किया। तो वाकई में क्षण इतिहास में बहुत ही बड़ा है पहाड़ के लिए, क्योंकि लगातार मांग यही रही कि पहाड़ में भी ट्रेन चढ़नी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से कुंभ को लेके ये हमारे यहाँ ट्रेन आई है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कोरोना भी समाप्त हो, कुंभ भी अच्छे से जाए और मेरे यहाँ से एक एक व्यक्ति, पूरे देश का एक एक व्यक्ति, ये देवभूमि में देवभूमि से बोल रहा हूँ, हमारे देश का एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामनाएं कर रहा हूँ।
बहुत ही खुशी का माहौल है आज ऋषिकेश में। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा पहाड़ में चलने वाला सपना आज साकार दिख रहा है। अच्छा अनुभव है, बड़ी खुशी की बात है कि योगनगरी ऋषिकेश न्यू रेलवे स्टेशन बना, नया मॉडल बना है और यहाँ उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यहाँ पर्यटक को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के रेल इतिहास में आज ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू तवी एक्सप्रेस से योगनगरी ऋषिकेश, जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का पहला स्टेशन है, उसकी शुरुआत हो गई है और आज से 4 ट्रेनों का संचालन यहाँ शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे महाकुंभ को देश भर के यात्री यहाँ आएंगे, उनको लेकर ऋषिकेश पहुँचेगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो खतरनाक भी है और सबक भी है। देहरादून के रायपुर स्टेडियम को जाने वाली सड़क पर अमूमन हम देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो स्टंट करते हैं। ऐसे स्टंट के दौरान हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर कितनी रफ्तार से बाइक आती है और अचानक बाइक चला रही लड़की अपना संतुलन खो बैठती है और हादसा हो जाता है। और इस दौरान जो बाइक में पीछे से कुछ लोग और आ रहे थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। तो लगातार यहाँ पर हर रविवार को बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां आती है और ऐसी ही दौड़ यहाँ पर होती है, ऐसे स्टंट होते। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस भी मूक दर्शक बनी और लोगों को भी होश नहीं कि इस तरह से वो अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजनीति की, बात करेंगे चुनावी तैयारियों की कि आम आदमी पार्टी की दावेदारी से राज्य के चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। तो जहां बीजेपी और आप तैयारियों में जुटी है, वहीं कांग्रेस फिलहाल अंतर्कलह से ही जूझती नजर आ रही है। 2022 के रण के लिए राज्य में चुनावी बिसात बिछने लगी है। सत्ताधारी बीजेपी नए कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंच रही है, तो पदाधिकारियों को भी लक्ष्य दे दिए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी बूथ सत्ता के खेल में किस्मत आजमाने की जुगत में है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो वो अपनों से ही परेशान है कि जनता के जो मुद्दे हैं, उन्हीं के मुद्दों को लेकर हम उनके बीच में जाएंगे। जिस तरह से भाजपा ने युवाओं को ठगा, महंगाई को लेके उन्होंने कहा काला धन लाएंगे, सबके खातों में पैसे भरेंगे, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं किया। आज युवा भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। दरअसल 2021 आते ही बीजेपी ने प्रचार मंत्र को तेज कर दिया है और कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के साथ महिलाओं को साधने की कोशिशें भी जारी हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष तो खुद ही कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने निकल पड़े हैं। वहीं बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी हर बूथ को मजबूती देने के साथ ही नुक्कड़ सभाओं की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। इस तरह से वातावरण बना है और जिस तरह के हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पुनः सत्ता में वापसी करेगी। बहरहाल हर दल अपने अपने स्तर पर काम में जुटे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, जिसका बूथ मजबूत होगा उसका ही दावा पक्का होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पहाड़ में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने राम रथ यात्रा निकालकर लोगों से भव्य राम मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील की है। यात्रा में बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। 15 जनवरी से 15 फरवरी यानी कि पूरा एक महीने तक गांव-गांव में जाकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। खटीमा में नेपाल और यूपी की सीमा से लगे वन क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सुरई रेंज और यूपी के वन विभाग की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कर्मचारियों का कहना है कि दोनों राज्यों की टीमें मिलकर गठित की गई हैं, जो मिलकर कार्रवाई करेंगी। कालीन सत्र होता है, इसमें चूंकि वन्य जीवों की तस्करी ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा साइबेरियन पक्षी भी आते हैं डैम में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने गश्ती टीमें नियुक्त कर दी हैं, जो लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। इसके साथ ही चूंकि हमारा क्षेत्र पीटीआर से भी लगा हुआ है, तो वहाँ की जो महोब रेंज है उनके साथ हमारी रेंज के सदस्य, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ, प्रत्येक माह को एक लंबी दूरी का
कुमाऊं विश्वविद्यालय की पीएचडी काउंसलिंग शुरू हो गई है। आज कला संकाय के सभी विषयों की काउंसलिंग हुई और कल विज्ञान की काउंसलिंग होगी। तो 516 सीटों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग हो रही है। 27 विषयों के कुल 1458 छात्र इसमें पास हुए हैं। काउंसलिंग के बाद इस बार जिन छात्रों को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में जाना होगा उनको अपना पंजीकरण भी कराना होगा और विश्वविद्यालय जहाँ वो चाहते हैं वहीं जाना होगा। आर्ट्स के सारे विषयों की काउंसलिंग होगी और 296 जो हमारे अभ्यर्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। और कल विज्ञान की काउंसलिंग यहाँ पर संपन्न होगी जिसमें 226 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। और उसी के क्रम में जिस हिसाब से प्रवेश होंगे उसके बाद जो द्वितीय काउंसलिंग होगी उसका निर्धारण किया जाएगा। पौड़ी में एक नेपाली मूल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक नाबालिग और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। एक को जेल तो दूसरे को बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता को बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के भेटी बौसाल मार्ग पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई जिसमें सवार 4 में से 2 लोगों की जान चली गई जबकि 2 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। तो बताया यही जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई जिससे यह हादसा हुआ। और बड़ी खबर आ रही है, छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी हुई एसआईटी की जांच रिपोर्ट से कोर्ट नाराज है। तो जो भी अपनी जांच की एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है कोर्ट को, उससे कोर्ट नाराज है। एसआईटी को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अब 3 मार्च से पहले अदालत में डिटेल जांच रिपोर्ट दाखिल करे। यानी कि जो रिपोर्ट है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट को लगता है कि सही तरीके से छानबीन नहीं हुई है। तो सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। एसआईटी की जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है तो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है हाईकोर्ट और अब कहा है कि 3 मार्च से पहले विस्तार में डिटेल में जांच रिपोर्ट एसआईटी दाखिल करे। तो राज्य में जो छात्रवृत्ति घोटाले हुए, जहां छात्र ही नहीं थे, जहां कुछ कॉलेजेस ही नहीं थे, वहां छात्रवृत्ति ले ली गई करोड़ों की, तो उस मामले में जो रिपोर्ट एसआईटी ने सौंपी है उससे हाईकोर्ट नाराज है, संतुष्ट नहीं है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे कोटद्वार के रामपुर समेत हल्दुखाता इलाके में इन दिनों हाथी लगातार लोगों की दहशत का कारण बने हुए हैं क्योंकि हर रोज कभी भी हाथी यहां आ जाते हैं और सारी फसल को चौपट तहस नहस कर जाते हैं। इसके अलावा लोगों के घरों को भी अभी हाथी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। तो ग्रामीणों ने जंगल के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधि बढ़ने के साथ ही प्रशासन पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और पर्यटन से जोड़ने के लिए बाकी प्रयास भी कर रहा है। तो लाइट एंड साउंड शो जल्दी ही यहां पर शुरू होगा जिसके लिए डीपीआर तैयार हो गया है, शासन को भेज दिया गया है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।